हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु फिजिक्स जोन पे। तो आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 4, जो हम चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट कर रखा है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। 3 लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, जिसमें हमने आवेशों के बारे में सीखा है, क्या क्या आवेश के गुणधर्म होते हैं, सब सीख लिया है। आवेशन की विधियाँ भी सीख ली है हमने कि कौन कौन से आवेशन की विधियाँ हैं। उसके बाद हमने सीखा है कूलाम का नियम क्या होता है, कैसे कैसे हम आवेशों के मध्य बल निकालते हैं कूलाम के नियम से। तो जिसने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पहले पिछले लेक्चर देखो, उसके बाद इसको स्टार्ट करें। तो आज हम लेने वाले हैं अपना प्यारा सा टॉपिक वैद्युत क्षेत्र। अभी देखो हमने आवेशों के मध्य बल निकालना सीख लिए, बल सीख लिया, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र निकालना। कैसे कैसे हम वैद्युत क्षेत्र निकालें वो हम सीखते हैं आज। तो आज का अपना प्यारा सा टॉपिक डालें वैद्युत क्षेत्र। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आपका टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। बहुत मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में। आज काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अपने को। तो आराम से अपने नोटबुक और पेन लीजिए और बिल्कुल इजी वे में चलते रहिए, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र हम देखते हैं होता क्या है। इससे पहले हमने आवेशों के मध्य बल निकाला था कूलाम के नियम से। क्या होता है भाई, क्या होता है, पूछो किसी से। पूछ ही तो नहीं सकते ना यहाँ पे, है ना। ऑफलाइन वाला बस यही तो फील नहीं आ रहा कि किसी से पूछ नहीं सकते, ठीक है। कोई बात नहीं, हम खुद ही बता देते हैं। तो हम बल निकालते थे। कूलाम का नियम क्या कहता था, किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल था वो K(Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या था अपना बल, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बल था अपना K(Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही था अपना बल। दोनों आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा था उसका फॉर्मूला ये था। आज बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। मान लो आपके पास ये कोई आवेश है, ये कोई आवेश है आपके पास प्लस Q। तो वैद्युत क्षेत्र होता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। यानी कोई भी अपना आवेश है, उसके चारों ओर एक क्षेत्र है, ठीक है ना। इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम कोई अन्य आवेश रखें तो वो किसका अनुभव करे, वैद्युत बल का अनुभव करे। उस क्षेत्र को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। समझ में आ रहा है, कुछ फील हो रहा है कि कोई भी आपका आवेश है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम अन्य आवेश लेके आए तो वो किसका अनुभव करे, बल का अनुभव करे। उस क्षेत्र को ही बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब ये मैं आपको आवेश वाला दिखा नहीं सकता, लेकिन मैग्नेट यानी चुंबक वाला तो हम देख सकते हैं। मान लो आपके पास कोई चुंबक है, हम उसके पास कोई अन्य चुंबक लेके जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि यहां तक आने के बाद वो अपने आप उसको अट्रैक्ट कर लेती है, या फिर अगर सेम पोल हैं, सिमिलर पोल हैं, समान ध्रुव हैं, तो वो क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। अगर हम इसको फ्री छोड़ दें स्वतंत्र तो ये ऐसे आगे चलती रहती है। तो यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक में कौन सा होता था, चुंबकीय क्षेत्र। आप यही एग्जाम्पल आवेश के लिए समझ लो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम अन्य आवेश लेके आए तो वो किसका अनुभव करे, बल का अनुभव करे। उस क्षेत्र को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद एक राशि आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम लिखते हैं ई वेक्टर से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता। यानी कि ये जो हमें वैद्युत क्षेत्र दिख रहा था इस आवेश के चारों तरफ, इसमें मैं एकांक परीक्षण आवेश मैंने क्यू नोट रख दिया। एकांक परीक्षण आवेश मैंने क्या रख दिया? क्यू नोट। अब इस पे कितना बल लग रहा है वो बताता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? यानी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या बताता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो परीक्षण आवेश क्यू नोट रखा हुआ है हमने, इस पे बल लग रहा है F, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर F अपॉन क्यू नोट। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पे ये बात ध्यान रखें कि जो अपना परीक्षण आवेश क्यू नोट हमने लिया है बहुत छोटा होना चाहिए, वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि भाई आवेश है, आवेश खुद ही तो एक क्षेत्र प्रोवाइड करवा रहा है, आवेश में से ही तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। अगर आप एक अन्य आवेश ले आओगे, अगर वो ज्यादा भारी होगा तो वो खुद भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और वो उसको क्या करेगा? विचलित करेगा, फिर उसको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए हमारा जो आवेश है परीक्षण आवेश वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए। अगर हम इसका एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सही रूप लिखना चाहें तो वो होता है लिमिट क्यू नोट टेंस टू 0, बहुत छोटा होना चाहिए, F बटे क्यू नोट। क्लियर है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर लिमिट क्यू नोट टेंस टू 0 F अपॉन क्यू नोट। अपना परीक्षण आवेश है जो बहुत छोटा होना चाहिए ताकि इसको डिस्टर्ब ना करे, इसका जो वैद्युत क्षेत्र आ रहा है इसको डिस्टर्ब ना करे बिल्कुल भी। ये इसका जैसे वैद्युत क्षेत्र जो आ रहा है इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मान लो ये अगर आप हैवी ले लोगे तो ये खुद भी वैद्युत क्षेत्र प्रोवाइड करवाने लग जाएगा, फिर हम कैसे निकाल पाएंगे भाई? ठीक है ना? तो उसमें थोड़ा वैद्युत क्षेत्र निकालने में क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। इसलिए जो परीक्षण आवेश अपना बहुत ही छोटा लिया जाता है। अब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है कैसी राशि है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा ध्यान रखना, धनावेश में तो बाहर की ओर, धनावेश में बाहर की ओर तथा ऋणावेश में क्या होगी? ऋणावेश में अंदर की ओर होती है। क्लियर? अगर आपका आवेश कैसा है? पॉजिटिव है तो इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर, और माइनस आवेश है इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर। इतनी बात क्लियर है? नोट करते रहो साथ साथ, बिल्कुल एज इट इज, एक एक वर्ड आप नोट कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E, इसका हम देख लेते हैं मात्रक। मात्रक होता है इसका न्यूटन पर कूलम। देखो अपना फॉर्मूला था बल बटा आवेश, यही था। एकांक कूलम आवेश पे लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। क्लियर? या आप ये भी बोल सकते हो वोल्ट पर मीटर, या आप ये भी बोल सकते हो वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर, तीनों ही मात्रक आप लिख सकते हो। इसके बाद हम इसकी विमा की बात करें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी हम विमा की बात करते हैं। विमा कैसे निकालें? तो विमा निकालना और मात्रक निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। आप थीटा सीरीज जो प्लेलिस्ट में दी हुई है बेसिक, उसमें आप जाके सीख लो मात्रक और विमाएं कैसे निकालते हैं। अभी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा है बल बटा आवेश, बल बटा आवेश। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन को हम क्या बोल सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आवेश क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। आवेश क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसको यहां पे लेके चले जाओ तो ये बन जाएगा केजी मीटर
बटे एम्पियर सेकेंड क्यूब। एक अन्य मात्रक आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये भी मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो आपको मैंने 4 मात्रक बता दिए हैं। अब इससे निकालते हैं हम विमा। इससे क्या निकालते हैं? विमा। तो केजी, केजी क्या है? द्रव्यमान। m1 लंबाई l1, t की पावर ऊपर जाएगी तो t की पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो a-1। तो ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। क्लियर? आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि बल की विमा क्या होती है? बल की विमा होती है mL-T-2, ठीक है। और आवेश की विमा होती है AT, ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा m1 L1 T-3 A-1। यहां से भी आप निकाल सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप यूज कर लेना, ठीक है ना, दोनों ही इजी है। हमने मात्रक देख लिया, इसकी विमा देख ली। क्लियर? हटा दूं। कैसी राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? ध्यान रखना, सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब हम बात करते हैं कि बिंदु आवेश। चलो एक पॉइंट और सीख लो आप। एक पॉइंट क्या सीख लेते हैं कि मान लो ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है अपना? एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये भी है एक समान वैद्युत क्षेत्र, इधर भी बना दिया मैंने। अब इसमें प्लस क्यू आवेश रखा है, इधर रखा है माइनस क्यू आवेश। अब प्लस क्यू आवेश पे बल किधर लगेगा और माइनस क्यू आवेश पे बल किधर लगेगा, ये हम निकालते हैं। हमने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर F बटे क्यू नोट। क्यू नोट क्या है? अपना आवेश। यहाँ पे आवेश क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, तो हम यहाँ पे क्यू नोट की जगह ले लेंगे क्यू, क्योंकि हमारा आवेश क्या है? क्यू है। इसको उधर लेके जाओ तो बल जो आपका लगेगा वो होगा QE। बल कितना लगेगा? F बराबर QE, ठीक है। अब ये बल किधर लगता है? ये ध्यान रखना, पॉजिटिव जो आपका चार्ज है प्लस आवेश पे बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। प्लस आवेश पे बल किधर लगता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी कि प्लस QE। और माइनस क्यू आवेश पे बल लगता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी कि बल लगेगा माइनस QE, ठीक है ना। इस पे प्लस QE, इस पे माइनस QE। आप वैसे भी समझ सकते हो इसको। देखो कैसे। देखो मान लो ये कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश, जो क्या उत्पन्न कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहा है। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से बाहर की ओर हमें पता है निकलती हैं, ठीक है। अब मैं यहां पे एक आवेश रखूं, यहां पे एक प्लस आवेश रखा, तो प्लस प्लस आवेश आपस में प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, तो इस पे बल लगेगा इधर, इस पे बल किधर लगेगा? इस साइड में लगेगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस पे बल लग रहा है। इस पे बल किधर लग रहा है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। क्लियर है इतनी बात? देखो प्लस आवेश जैसे रखा मैंने वैद्युत क्षेत्र में, ये अपना वैद्युत क्षेत्र था, एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसमें प्लस आवेश रखा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऐसे ही हमने प्लस आवेश रखा इसकी दिशा में। मान लो यहां पे मैं माइनस क्यू आवेश रख दूं, अब प्लस माइनस के बीच में आकर्षण बल लगता है, तो ये इधर आएगा, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकल रहा है, इसमें बल लग रहा है अंदर की तरफ, इधर। तो समझ रहे हो ना? माइनस क्यू आवेश पे वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में और प्लस क्यू आवेश पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगता है। ये भी आप नोट डाल के लिख लें, कंसेप्ट याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई भी बिंदु आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? मैं जो बात बोल रहा हूं वो आप लिख लेना। माना प्लस क्यू आवेश से, माना प्लस क्यू बिंदु आवेश से r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जो बात मैंने बोली उसको नोट करो। माना प्लस क्यू बिंदु आवेश से
r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। फिर नीचे लिखना, इसके लिए हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं। क्या रखते हैं? इस पर एक परीक्षण आवेश Q0। अब इस परीक्षण आवेश पे हम बल निकाल सकते हैं। अतः Q तथा Q0 आवेश के मध्य लगने वाला बल हम निकाल सकते हैं कूलाम के नियम से। क्या होगा बल? यानी कि F बराबर होगा K Q और Q0 बटे R स्क्वायर। ये होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इन दोनों आवेश का गुणनफल और इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये हमने बल लिख लिया। अगर सदिश रूप में आप लिखना चाह रहे हो तो आर कैप लगा दो यहां पे। समीकरण नंबर 1। अब वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है? एकांक आवेश पर या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी Q नोट F बटे Q नोट। इसमें F का मान आप रख दो यहां पे, तो E बराबर आ गया 1 बटा Q नोट। ऐसे कैसे? इसका मान मैंने रखा K Q0 Q बटे R स्क्वायर R कैप। यहां Q0 से Q0 कैंसिल, तो E आ गया K Q बाई R स्क्वायर R कैप। क्या आ गया? के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। ध्यान रखना, हमें इससे आर दूरी पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो कितनी निकल के आई है अपने पास? के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां पे आवेश कौन सा है आपका? जो आपने आवेश लिया है। परीक्षण आवेश तो अपना कैंसिल हो गया। यह है अपना टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश। हिंदी में लिख देता हूं, यह क्या है अपना? परीक्षण आवेश। और ये क्या है? स्रोत आवेश। ये कैसा आवेश है अपना? स्रोत आवेश। ये है अपना स्रोत आवेश। अब प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होंगी? बाहर की तरफ। इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इस साइड में। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? बाहर की तरफ। समझ में आया? नोट करो इसको। इधर देखो कि अपना जो E है ये जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां से दिख रहा है E है जो 1/r स्क्वायर के समानुपाती है। क्लियर है? तो इससे हम ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर मैं वैद्युत क्षेत्र E तथा R के मध्य ग्राफ बनाऊं और वैद्युत क्षेत्र E तथा 1/r स्क्वायर के मध्य ग्राफ बनाऊं, दोनों के ही मध्य हम ग्राफ बना सकते हैं। कैसे कैसे ग्राफ बनेगा? देखो, इसमें तो 1/r स्क्वायर के E समानुपाती है तो ग्राफ बनेगा ऐसे, और इसमें वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ बनेगा ऐसे। दोनों ही ग्राफ आप नोट करें। समझ में आ गया? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आई है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। आप डायरेक्ट इसको याद रखें, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कैसे निकाला? क्लियर? समझ सकते हो। हटा दूं? किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना? अब हम निकालते हैं बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुल आवेशों यानी बहुत सारे आवेश हैं, उसके कारण हम किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो कैसा निकालेंगे वो देखो। मान लिया ये कोई आवेश है Q1, यहां आवेश रखा है Q2, ऐसे ही Qn आवेश रखे हैं। इससे जस्ट पिछले लेक्चर में हमने बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर क्या निकाला था, या किसी आवेश पर बल निकाला था। बहुल आवेशों के कारण या बहुल आवेशों के मध्य हमने बल भी डिस्कस कर लिया था, जिसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, मान लो इससे R1 दूरी पर, इससे R2 दूरी पर और इससे
Rn दूरी पर एक बिंदु है P। भाई बिंदु P है जो Q1 आवेश से R1 दूरी पे है, Q2 से R2, Qn से Rn दूरी पे है। इस पे हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। इस पे हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र। इस पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? Q1 आवेश प्लस का है तो इधर वैद्युत क्षेत्र इधर होगा। मान लिया Q1 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1, Q2 के कारण E2 और Qn के कारण En। अब इस पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? सभी का सदिश योग कर देंगे। लिखें, माना Q1 आवेश के कारण, या आप लिख लो माना Q1, Q2 तथा या डॉट 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 Qn आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1, E2 डॉट 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 En है। हमने क्या मान लिया? Q1 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, Q2 के कारण E2, Qn के कारण En। अतः E1 क्या होगा भाई? E1 होगा K Q1 बाई R1 स्क्वायर। क्या होगा? K Q1 बाई R1 स्क्वायर। इसका अगर आप एकांक सदिश लिखना चाहते हो तो R1 कैप। भाई इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, तो इन सभी की दिशा में मैंने एकांक सदिश ले लिया। इधर R1 कैप, इधर R2 कैप, इधर Rn कैप। तो ये हो गया E1 बराबर K Q1 बाई R1 स्क्वायर R1 कैप, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार E2 क्या होगा? K Q2 बाई R2 स्क्वायर। E2 इसके कारण है तो क्या होगा? K Q2 बाई R2 स्क्वायर R2 कैप, R2 कैप, समीकरण नंबर 2। तथा कितने भी आवेश हो सकते हैं, n के कारण हम निकालें तो हो जाएगा K Qn बाई Rn स्क्वायर Rn कैप, समीकरण नंबर 3। इसलिए या अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा इस पे? E बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डॉट 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 En वेक्टर। जितने भी हैं सबका सदिश योग कर दो। इधर कर रहा हूं इसके बाद। तो E बराबर क्या आ गया अपने पास? देखो सभी के मान रख दो समीकरण 1, 2, 3 से। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, इसमें K कॉमन ले लेता हूं। K कॉमन लिया मैंने, इधर बच गया Q1 बटे R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 बटे R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस डॉट 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 Qn बटे Rn स्क्वायर Rn कैप। ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि सिग्मा, सिग्मा की लिमिट लिख दो 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक जा रहा है। अब कोई भी एक टर्म उठाओ, जहां 1 दिख रहा है आपको वहां i लिख दो, यानी कि Qi बटे Ri स्क्वायर Ri कैप। तो यह है आपका अध्यारोपण के सिद्धांत से बहुल आवेशों के कारण या बहुल आवेशों के मध्य किसी एक बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालें? तीव्रता निकालें। क्लियर है? नोट कर लिया इसको? हटा दूं? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल।
चलो इसके बाद का अपना टॉपिक है, समझ गए ये वैद्युत क्षेत्र निकालना, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। कॉमन सी बात है, कोई भी एक आवेश है उससे आर दूरी पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। बल निकालना था के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, बस एक आवेश कम हो जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। किसकी बात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, वही चुंबक वाला उदाहरण समझते हैं अपन, तो कॉमन सी बात है ना। तो मान लो ये अपने चुंबक है, मान लो भाई क्या जा रहा है तुम्हारा, मान लेते हैं चुंबक है ना। इसमें से हम जब एक दूसरी चुंबक लेके आते हैं तो वो चिपक जाती है इसके, या फिर अगर समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षित होती है। हमें कुछ दिख भी नहीं रहा, फिर ऐसा क्या है यहाँ पे, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया, देखते हैं क्या गड़बड़ है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि हम चुंबक की बात कर रहे हैं ना। वहां पे क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भाई निकलती हैं, एन से निकलती है एस में जाती रहती है, एन से निकल के किस में जाती है, एन से निकल के एस में जाती है। क्लियर है इतनी बात, एन से निकल के एस में जा रही है, इसमें भी जा रही होंगी। तो वो रेखाएं हैं आपस में कुछ ना कुछ करती हैं, जिसकी वजह से आकर्षण प्रतिकर्षण होता है। सेम फंडा है अपना वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में, आवेश जहां पे होते हैं वहां पे निकलती है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे, भाई देख तो सकते नहीं हम इनको, तो काल्पनिक बोलेंगे, वे काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती हैं। काल्पनिक होती हैं, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती हैं, कि किसी भी बिंदु पर हम देखें तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं इनके वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, दिशा को प्रदर्शित करती है या बताती है, एक ही बात है। यानी मान लो ये अपनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसके किसी बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें तो वो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं भाई। क्या क्या गुणधर्म ये प्रदर्शित करती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखते हैं। नंबर फर्स्ट, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, खुले वक्र होती हैं, बंद वक्र नहीं होती, बंद वक्र नहीं होती। अब इस लाइन का मतलब क्या है वो समझते हैं। खुले वक्र होती हैं, बंद वक्र नहीं होती, इसका मतलब है हम वही, अपने पास तो वही फंडा है, चुंबक आपको लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है ना, चुंबक लेते हैं, इधर मान लिया एन है, इधर मान लिया एस है। एन से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, एस में जाती है, एन से निकलती है, एस में जाती है। यानी कि एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व ही नहीं है, एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। एन से निकलेंगी और एस में जाएंगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है भाई, यहां प्लस आवेश अकेला रह सकता है, माइनस आवेश अकेला रह सकता है।
ठीक है ना। यहां सख्त बंधा है प्लस आवेश और माइनस आवेश अलग अलग रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए बोला गया खुले वक्र होती है, इसलिए क्या बोला गया, खुले वक्र, यानी प्लस अपना खुद का भाई प्लस आवेश है इससे बाहर की ओर और माइनस आवेश में अंदर की ओर, लेकिन दोनों अलग, ऐसा नहीं है कि प्लस से निकल के माइनस में जाए ही जाए, जरूरी नहीं है। लेकिन वहां पे चुंबक में हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, वहां तुम समझ जाओगे ना बंद वक्र का मतलब क्या है, एन से निकल के एस में जाती है, एन से निकल के एस में, तुम देख सकते हो एन से निकल के कुछ जाए एस में, तो ये बंद वक्र टाइप में हो गया ना, एन से निकल के एस में। और यहां प्लस माइनस दोनों अलग अलग हैं, यहां प्लस से निकल के अनंत तक जा रही हैं और यहां अनंत से माइनस में आ रही हैं, ठीक है ना, समझा, कुछ समझे ना। चलो, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होती हैं, बंद वक्र नहीं होती, एक गुणधर्म इसका ये है। नंबर 2, दूसरा एक ये ले लो कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। एक गुणधर्म आप क्या लिख दो कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की किसको बताती है, दिशा को बताती है। एक गुणधर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आप डायरेक्ट लिख देना यहां से। नंबर 3, अभी अभी मैं आपको बता रहा था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से किधर निकलती हैं और माइनस आवेश में कहां जाती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से बाहर की ओर या धनावेश से बाहर की ओर तथा ऋणावेश में अंदर की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं प्लस से बाहर की ओर और माइनस में अंदर की ओर आती हैं। 3 हो गए। नंबर 4, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती। भैया आप लिख लेना, लिख नहीं रहा हूं लेकिन समझा तो रहा हूं ना कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, या हम बोल दें कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में नहीं काटती। क्यों नहीं काटते, इसका रीजन भी जानना जरूरी है। मान लो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, काट दिया इन्होंने, तो देखो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं मैं बना सकता हूं, एक इसकी और एक इसकी। इसका मतलब कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी, जो क्या है, असंभव है। लिख लो इस बात को कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी जो असंभव हैं, जो क्या है, असंभव है। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 है, ये अपना प्लस आवेश है भाई, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ। अब मैं एक पृष्ठ लूं, यहां पे एक पृष्ठ मैंने यहां पे लिया और एक पृष्ठ लिया मैंने यहां पे, ठीक है ना, एक पृष्ठ यहां पे लिया, एक पृष्ठ यहां पे लिया, तो देखो यहां पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ में ज्यादा आ रही हैं, इस पृष्ठ में कम आ रही है। तो इसका मतलब जहां पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी वहां पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल। जहां पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कम होंगी वहां पे वैद्युत क्षेत्र दुर्बल। बात समझ में आ रही है कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी ज्यादा होंगी वहां पे वैद्युत क्षेत्र उतना ही क्या होगा, प्रबल होगा। जहां पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हल्की होंगी, कम होंगी, वहां पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा। क्लियर? और है भाई बहुत सारे पॉइंट, अभी तो 5 ही हुए हैं, इसको हटा दो ऊपर, नोट कर लिया होगा आपने। चलो 5वां पॉइंट समझ गए ना कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पे ज्यादा होंगी वहां पे प्रबल, जहां पे कम होंगी वहां पे दुर्बल। नंबर 6 पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस पृष्ठ से निकलती हैं या जिस पृष्ठ में आती हैं हमेशा उस पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत। उस पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत। जिस भी पृष्ठ से मान लो ये आपका आवेश है, प्लस आवेश, इससे निकल रही है ना, तो ये लंबवत ही निकलती हैं। इसमें जाती हैं तो लंबवत ही क्या करती हैं, एंटर करती हैं पृष्ठ में, माइनस क्यू में अंदर आती हैं तो लंबवत ही निकलती हैं, लंबवत ही आती है। 6 पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 है आवेशों के लिए वैद्युत क्षेत्र, मैंने ये बताई दी आपको। चलो पॉइंट नंबर 7 ये ले लेते हैं कि जो समान आवेश है, समान आवेश में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे जाती हैं। इधर वाली तो इधर देख लो तुम, ये तो ऐसे ही होंगी इधर वाली।
जब हम समान आवेश लेके आते हैं तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये क्या करती हैं, जो इनके अनुदिश जो रेखा है इसके लंबवत निकलने का प्रयास करती हैं। सोचो आपके पास दो चुंबक हैं, ये भी एन ये भी एन, एन एन को हम जबरदस्ती पास लेके आएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे ना, ऊपर निकलेंगी। अगर आप छोड़ दोगे तो दूर भाग जाएंगी, होगा कि नहीं होगा? ऐसे हम जबरदस्ती पास लेके आ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे। तो ऐसे समान आवेशों में वैद्युत क्षेत्र की बात है कि हम समान आवेशों को पास लेके आएंगे। भाई समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो हम इनको पास लेके आएंगे तो प्रतिकर्षण करना चाहेंगे नहीं तो, लेकिन हम जबरदस्ती पास लेके आ रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलेंगी? ऊपर की तरफ निकलना चाहेंगी। जो यह बताता है कि समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। इसका जस्ट उल्टा ले लो, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस, ये प्लस भाई माइनस में तो अंदर जाती है, प्लस से बाहर जाती है, तो ये प्लस में जैसे इधर जाएंगी ये इसको इधर खींच लेगा, इसको इधर खींचेगा माइनस आवेश, जो किसको बताता है? आकर्षण को बताता है। भाई ये तो बाहर जाना चाहेंगी लेकिन पास में रखा माइनस आवेश उनको अपनी तरफ खींचेगा। पास में रखा माइनस आवेश क्या करेगा? उनको अपनी तरफ खींचेगा, जो किसको बताता है? आकर्षण को बताता है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। इसमें न्यूट्रल पॉइंट भी बनते हैं, उदासीन बिंदु, वो भी बताएंगे आपको। उदासीन बिंदु भी बनता है यहां पे, है ना, कि जहां पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को निरस्त कर दें वहां पे बनता है उदासीन बिंदु। ठीक है, ये समझ गए आप। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की बहुत सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी हैं, 7-8 प्रॉपर्टी जितनी भी बताई हैं आप उनको नोट कीजिए। 3 से 4 प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछी जाती है। आई होप सभी प्रॉपर्टी आप बिल्कुल क्लियर समझे होंगे। ठीक है ना, उम्मीद है भाई हमें इतनी कि आप अच्छे से समझे होंगे। तो लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र के बारे में, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, कैसे कैसे हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद हम द्विध्रुव के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसके बाद का लेक्चर भी। भाई फिजिक्स है जो पूरी ही इंटरेस्टिंग है, बस इंटरेस्ट लेने वाला चाहिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विष्णु फिजिक्स जोन। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करो, और ऑल द वेरी बेस्ट।